लुडविग विट्गेन्स्टीन 1889 से 1951। पूर्ववर्ती विट्गेन्स्टीन अर्थ का चित्र सिद्धांत, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, सेइंग एंड शोइंग, उचित एवं प्रदर्शन। उत्तरवर्ती विट्गेन्स्टीन अर्थ एवं प्रयोग, भाषा खेल, व्यक्तिगत भाषा की मीमांसा। लेटर विट्गेन्स्टीन मीनिंग एंड यूज, लैंग्वेज गेम्स, क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। सामान्य परिचय। विट्गेन्स्टीन का चिंतन दो चरणों में बांटकर देखा जाता है। इन दोनों चरणों में मौलिक भिन्नता है। प्रथम चरण या आरंभिक विचारधारा की अभिव्यक्ति ट्रैक्टेटस में हुई है, तो दूसरे की अभिव्यक्ति फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में। चूंकि ट्रैक्टेटस की रचना पहले हुई है, इसलिए इसके लेखक को इंगित करने के लिए पूर्ववर्ती विट्गेन्स्टीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि इन्वेस्टिगेशंस के लेखक को परवर्ती या उत्तरवर्ती विट्गेन्स्टीन कहा जाता है। विट्गेन्स्टीन ने ट्रैक्टेटस के प्राकथन में यह कहा था कि मेरा मत है कि समस्याओं का अंतिम रूप से समाधान कर दिया गया है। इसके पश्चात वे दर्शन से विरत हो गए, परंतु कालांतर में उनका विश्वास बदलने लगा और 1933 के बाद से उनके चिंतन में पूर्णतः नया मोड़ आया। पहले अपने लेक्चर्स में, जो कि ब्लू एंड ब्राउन बुक्स नाम से प्रकाशित हुए, और फिर अपने फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में उन्होंने जिस दर्शन का आरंभ किया, वह उनके पूर्ववर्ती दर्शन से पूर्णतः भिन्न है। इसमें मूलतः प्रश्न वही है जो ट्रैक्टेटस में थे, परंतु इसके उत्तर पहले से नितांत भिन्न हैं। प्रमुख अंतर। पूर्ववर्ती विट्गेन्स्टीन कृत्रिम भाषा के समर्थक हैं। ट्रैक्टेटस में विट्गेन्स्टीन का मानना था कि दर्शन का उद्देश्य एक आदर्श भाषा का निर्माण करना है, क्योंकि साधारण भाषा स्पष्ट एवं निश्चित नहीं होती है। इनके अनुसार कम से कम एक ऐसी आदर्श भाषा के बारे में सोचा जा सकता है जिसमें निश्चितता एवं सार्वभौमता हो, और तथा साथ ही वह मानवीय आत्मनिष्ठता से पूर्णतः मुक्त हो। ऐसी भाषा प्राथमिक प्रतिगतियों, एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस और उनके सत्यता फलनों से निर्मित होती है। दूसरा, अर्ली विट्गेन्स्टीन का दृष्टिकोण अधिक सैद्धांतिक है। वे प्रागनुभविक रूप से मान लेते हैं कि भाषा वस्तु स्थितियों का चित्रण है। इसकी व्याख्या करने के लिए वे अन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तीसरा, भाषा का केवल एक कार्य है सूचना देना, अर्थात तथ्यों के विषय में बताना। इस मान्यता में यह भाव निहित है कि भाषा का प्रत्येक शब्द किसी वस्तु का निर्देश करता है। इसे ही अर्थ का निर्देशात्मक सिद्धांत, रेफरेंस थ्योरी ऑफ मीनिंग कहते हैं। वही शब्द सार्थक नंबर 4, वही शब्द सार्थक है जो किसी सरल वस्तु का निर्देश करता है। नंबर 5, अर्ली विट्गेन्स्टीन का मानना है कि मानसिक क्रिया द्वारा शब्द के अर्थ का निर्धारण होता है। नाम और नामी के मध्य संबंध स्थापना हेतु मानसिक अभिप्राय का होना आवश्यक है। हम ये निर्धारित करते हैं कि मेज शब्द का अर्थ मेज वस्तु है। प्रक्षेपण का नियम। नंबर 6, अर्ली विट्गेन्स्टीन का मानना था कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित निरपेक्ष अर्थ होता है। ये अर्थ परिस्थिति एवं संदर्भ से स्वतंत्र होता है। नंबर 7, अर्ली विट्गेन्स्टीन के अनुसार वही प्रतिगति सार्थक होती है जो किसी तथ्य का चित्र होती है। दूसरे शब्दों में, भाषा की सार्थकता केवल चित्रण के स्तर पर होती है। नंबर 8, ट्रैक्टेटस में विट्गेन्स्टीन का यह प्रयास है कि यदि हम सरलतम तत्वों की खोज कर लें तो फिर पूर्णतः निश्चित एवं आकारिक भाषा का निर्माण किया जा सकता है। महत्व। अर्ली विट्गेन्स्टीन के चित्र सिद्धांत ने औपचारिक कृत्रिम भाषा दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। उत्तरवर्ती विट्गेन्स्टीन ट्रैक्टेटस का खंडन। नंबर 1, साधारण भाषा के समर्थक हैं। अपने पीआई में वे कहते हैं कि सुनिश्चित भाषा, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में कहते हैं कि सुनिश्चित भाषा का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि निश्चितता का प्रत्यय स्वयं सुनिश्चित नहीं है। तार्किक भाषा, तर्कशास्त्र के नियमों पर आधारित भाषा कृत्रिम होती है। साथ ही ये साधारण जीवन के लिए अनुपयोगी भी है। साधारण भाषा जो इतनी पुरानी है और लंबे समय से जनसाधारण के बीच सफलतापूर्वक अपना काम करती आ रही है, उसको बदलकर किसी कृत्रिम भाषा का निर्माण करना व्यर्थ है। इनके अनुसार जब भी हम भाषा के साधारण प्रयोग पर ध्यान न देकर उसके असाधारण अर्थ निकालने लगते हैं, तो दार्शनिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रकार भाषा हमें एक ढंग से कुपथ पर ले जाती है और दूसरे ढंग से सुपथ भी दिखलाती है। यह दूसरा ढंग ही भाषा के साधारण प्रयोग को जानने का ढंग है।
लेटर विट्गेनस्टीन का अप्रोच अधिक व्यवहारिक है। नंबर 2, लेटर विट्गेनस्टीन का अप्रोच अधिक व्यवहारिक है। वे भाषा के अर्थपूर्णता को चित्रण में न देखकर उसके वास्तविक उपयोग में देखते हैं। तीसरा नंबर है, लेटर विट्गेनस्टीन के अनुसार भाषा का कार्य केवल सूचना देना या तथ्यों का कथन करना नहीं है, बल्कि भाषा के अनेकों कार्य हैं, जैसे प्रार्थना करना, सलाह देना, धन्यवाद देना आदि। भाषाई अभिव्यक्तियाँ इतने प्रकार की हैं कि उन्हें किसी एक सिद्धांत से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। पुनः भाषा में विशेषण, संबंध एवं क्रिया को सूचित करने वाले शब्द भी होते हैं, परंतु यदि हम निर्देशात्मक सिद्धांतों को मान लें तो फिर हमारी भाषा केवल संज्ञा शब्दों तक ही सीमित एवं केंद्रित हो जाएगी। नंबर 4, शब्द का अर्थ वस्तु को नहीं माना जा सकता। जैसे सुकरात का अर्थ, यदि सुकरात व्यक्ति है तो फिर उसकी मृत्यु के बाद यह शब्द निरर्थक हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। सुकरात शब्द अब भी सार्थक है, अतः शब्द का अर्थ वस्तु नहीं है, बल्कि शब्द का अर्थ उसके प्रयोग से निर्धारित होता है। वस्तु और अर्थ में अंतर होता है। नंबर 5, अर्थ निर्धारण को मानसिक प्रक्रिया मानना भ्रांतिमूलक है। ऐसा मानने पर भाषा सार्वजनिक नहीं हो पाएगी। इनके अनुसार अर्थ निर्धारण भाषा प्रयोग के संदर्भ एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। भाषा प्रयोग में ही अर्थ निहित है। भाषा प्रयोग से भिन्न अर्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए लेटर विट्गेनस्टीन ये कहते हैं कि अर्थ को मत पूछो, उसके प्रयोग को देखो। अर्थ निर्धारण को मानसिक प्रक्रिया मानने पर अहम मात्र बाद की स्थिति उत्पन्न होगी। नंबर 6, किसी भी तर्क वाक्य का सुनिश्चित निरपेक्ष अर्थ नहीं होता। उसका अर्थ परिस्थिति, संदर्भ, उद्देश्य इत्यादि पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में प्रतिज्ञप्ति का निरपेक्ष रूप से अर्थ निर्धारण नहीं किया जा सकता। लेटर विट्गेनस्टीन के अनुसार अधिकांश स्थितियों में किसी शब्द का अर्थ भाषा में उसका प्रयोग है। नंबर 7, भाषा की सार्थकता चित्र के अतिरिक्त अन्य संदर्भों में भी निर्धारित होती है। कई वाक्यों से कोई चित्र नहीं उभरता, फिर भी वे संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार सार्थक होते हैं, जैसे धन्यवाद देना, आज्ञा देना आदि। नंबर 8, लेटर विट्गेनस्टीन के अनुसार सरलतम की खोज निरर्थक है। सरल और कठिन होना संदर्भ के अनुसार निर्धारित होता है। लेटर विट्गेनस्टीन यहाँ निश्चितता की खोज के बजाय पारिवारिक सादृश्यता, फैमिली रिजेम्बलेंस की बात करते हैं। महत्व, लेटर विट्गेनस्टीन के उपयोग सिद्धांत एवं भाषा के सिद्धांत के फलस्वरूप साधारण भाषा दर्शन और औपचारिक विश्लेषण का व्यापक विकास हुआ है। इस पर स्पष्ट प्रभाव समकालीन पाश्चात्य दर्शन पर दिखाई देता है। चित्र सिद्धांत, पिक्चर थ्योरी। चित्र सिद्धांत, पिक्चर थ्योरी। ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में विट्गेनस्टीन ने अर्थ का चित्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ट्रैक्टेटस में विवेचन का मूल विषय है भाषा के स्वरूप तथा भाषा और जगत के संबंध का विश्लेषण। यहाँ ट्रैक्टेटस में विट्गेनस्टीन की मुख्य समस्या यह है कि भाषा और जगत में अंतर होते हुए भी भाषा जगत का वर्णन करने में क्यों और कैसे सक्षम होती है। पुनः ऐसे वाक्य जिनकी सत्यता के संबंध में हमें पहले से कोई ज्ञान नहीं है, जिन वाक्यों को हमने पहले से न पढ़ा है न सुना है, फिर भी हम उन वाक्यों के अर्थ को कैसे जान लेते हैं। विट्गेनस्टीन कहते हैं कि ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि भाषा जगत सत्ता का चित्र है। इसके अनुसार भाषा और जगत की तार्किक संरचना एक ही है। भाषा सत्ता का चित्र है। जैसे हम चित्र देखकर किसी स्थिति को समझते हैं, वैसे ही भाषा को देखकर जगत के विषय में ज्ञान हो जाता है। इसी कारण हम उन वाक्यों का अर्थ भी जान लेते हैं जिनके विषय में पहले से कोई ज्ञान नहीं होता। साधारणतः फोटोग्राफ, पेंटिंग, रेखा चित्र, मूर्ति आदि को इसलिए चित्रा जाता है क्योंकि चित्र और चित्रित वस्तुओं में बाह्य समानता होती है, परंतु विट्गेनस्टीन चित्र शब्द के इस साधारण या प्रचलित अर्थ को स्वीकार नहीं करते। भाषा न तो मूर्ति की तरह है और न ही चित्रकला, क्योंकि इन कलात्मक चित्रों में चित्र एवं चित्रित वस्तु के बीच बाह्य समानता पाई जाती है, परंतु वाक्य, भाषा या वस्तुस्थिति जगत में ऐसा कोई संबंध या अंतर नहीं है। भाषा के सत्य में सत्ता जगत का चित्र है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि नंबर ए, सत्ता या जगत क्या है, नंबर बी, भाषा क्या है, नंबर सी, इनके बीच किस प्रकार का संबंध है। नंबर ए, जगत की तार्किक संरचना। सत्ता और जगत एक हैं। जगत तथ्यों की समग्रता, टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स की समग्रता है, अर्थात तथ्यों से मिलकर बना है, न कि वस्तुओं से। सभी तथ्य परमाणुविक तथ्य, एटॉमिक फैक्ट्स हैं और परस्पर स्वतंत्र हैं।
प्रत्येक परमाणुविक तत्व विशेष भावात्मक तथ्य हैं। तथ्य वस्तुओं से मिलकर निर्मित होता है। ये वस्तुएं साधारण वस्तुएं नहीं हैं, अपितु पूर्णतः सरल हैं। वस्तुएं स्वतंत्र नहीं होती हैं, वे तथ्यों के अवयव के रूप में होती हैं। इस प्रकार इन विशेष वस्तुओं का संबंध ही परमाणुविक तथ्य है। अतः तथ्य और अणु तथ्य वस्तुओं का आकार है। नंबर बी, भाषा की तार्किक संरचना। संपूर्ण भाषा प्रतिज्ञप्तियों की समग्रता है। विश्लेषण के अंत में सरल प्रतिज्ञप्तियां या प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियां एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस मिलती हैं। अतः भाषा का विभाजन सरल प्रतिज्ञप्तियों में होता है। प्रत्येक सरल प्रतिज्ञप्ति अन्य सरल प्रतिज्ञप्ति में से स्वतंत्र है। सरल प्रतिज्ञप्ति नामों से मिलकर बनती है या नामों का संयोजन है। विटगेनस्टीन के अनुसार सामान्य प्रतिज्ञप्तियां, निषेधात्मक प्रतिज्ञप्तियां एवं अभिप्रायात्मक प्रतिज्ञप्तियां, विशेष प्रतिज्ञप्तियां सरल प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता फलन हैं। उल्लेखनीय है कि मिश्र प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, किंतु सरल प्रतिज्ञप्तियों का सत्यता फलन है। नंबर सी, जगत एवं भाषा का संबंध। सरल प्रतिज्ञप्ति का तात्पर्य वह वस्तु स्थिति या तथ्य है जिसका उस प्रतिज्ञप्ति द्वारा वर्णन किया जाता है। प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति किसी वस्तु स्थिति का वर्णन करती है और यही वस्तु स्थिति या अणु तथ्य उस प्रतिज्ञप्ति का अर्थ है। वस्तुओं के लिए नामों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक नाम एक सरल वस्तु है। तथ्यों का वर्णन प्रतिज्ञप्तियों द्वारा होता है। सरल प्रतिज्ञप्ति का अर्थ आणविक तथ्य है। जब प्रतिज्ञप्ति के द्वारा वास्तविक तथ्य होता है तो प्रतिज्ञप्ति रूप सत्य मानी जाती है, अन्यथा असत्य मानी जाती है। प्रश्न ये है कि यह कैसे संभव है? ऐसा क्यों है कि सरल प्रतिज्ञप्ति का अर्थ सरल वस्तु है? विटगेनस्टीन के अनुसार चित्र होने के लिए तार्किक आकार की समानता, सिमिलरिटी ऑफ लॉजिक फॉर्म्स, या आंतरिक समानता का होना आवश्यक है, बाह्य समानता नहीं। प्रतिज्ञप्ति एवं तथ्य में आंतरिक समानता होती है। इस आंतरिक समानता के कारण ही प्रतिज्ञप्ति तथ्य का चित्र होती है। सरल प्रतिज्ञप्ति इसलिए अणु तथ्य का चित्र होती है क्योंकि सरल प्रतिज्ञप्ति और अणु तथ्य का तार्किक आकार अथवा आंतरिक आकार एक ही होता है। जिस प्रकार अणु तथ्य वस्तुओं का क्रमबद्ध संयोजन है, उसी प्रकार सरल प्रतिज्ञप्ति नामों का क्रमबद्ध संयोजन है। वस्तुओं के लिए नामों का प्रयोग होता है, अतः प्रत्येक नाम का अर्थ एक सरल वस्तु है। इसलिए तत्व का वर्णन प्रतिज्ञप्तियों द्वारा होता है। तार्किक या आंतरिक समानता के लिए अन्य 3 शर्तें। विटगेनस्टीन के अनुसार कोई प्रतिज्ञप्ति वस्तु स्थिति या तथ्य का चित्र होती है, इसलिए प्रतिज्ञप्ति को सुनते ही हम उसके अर्थ को समझने में तत्काल सफल हो जाते हैं। जैसे हम चित्र को देखकर यह जान जाते हैं कि चित्रित वस्तु कैसी है, उसी प्रकार भाषा के माध्यम से हम जगत को जान लेते हैं। कोई प्रतिज्ञप्ति किसी वस्तु स्थिति का तार्किक चित्र तभी होगी जब वह उसकी 3 शर्तों को पूरी करे। नंबर 1, एक की अनुरूपता। प्रतिज्ञप्ति में उतने ही अवयव नाम में जितने की वस्तु स्थिति तथ्य में वस्तुएं हों। एक की अनुरूपता, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। प्रतिज्ञप्ति में उतने ही अवयव नाम हो जितने की वस्तुस्थित तथ्य में वस्तुएं हों, तथा प्रतिज्ञप्ति एवं तथ्यों के अवयवों या घटकों की संख्या में एक की अनुरूपता हो। दूसरे शब्दों में, अणु तथ्य में जितनी वस्तुएं हैं, सरल प्रतिज्ञप्ति में उतने ही नामों का होना आवश्यक है। नंबर 2, तार्किक आकार की एकरूपता, आइडेंटिटी ऑफ लॉजिकल फॉर्म। प्रतिज्ञप्ति और एवं अणु तथ्य के तार्किक आकार में समानता होनी चाहिए, अर्थात जो आकार अणु तथ्य का है वही आकार प्रतिज्ञप्ति का भी होना आवश्यक है। वस्तुएं जिस क्रम में तथ्य में संबंधित होती हैं, उसी क्रम में प्रतिज्ञप्ति में नाम होनी चाहिए। यह आकारिक समानता ही चित्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। उदाहरण स्वरूप, मान लिया कि एक बिल्ली है और एक चटाई है तथा चटाई पर बिल्ली बैठी है। यहाँ चटाई पर बिल्ली का बैठना एक तथ्य हुआ। यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, पहला बिल्ली और दूसरा चटाई। इसी प्रकार प्रतिज्ञप्ति में भी 2 नाम हैं, बिल्ली और चटाई। यदि यहाँ प्रतिज्ञप्ति में नामों का क्रम बदल दिया जाए और यह कहा जाए कि चटाई बिल्ली पर है, और यह प्रतिज्ञप्ति पहले तथ्य का चित्र नहीं होगी, तो यह प्रतिज्ञप्ति पहले तथ्य का चित्र नहीं होगी। तार्किक आकार की एकरूपता के कारण ही प्रतिज्ञप्ति तथ्य का वर्णन करने में सफल हो पाती है। यहाँ विटगेनस्टीन का दृष्टिकोण नया है, परंतु विचार नहीं। इससे पहले रसेल ने भी कहा था कि जगत का वही तार्किक आकार है जो रसेल के गणितीय तर्कशास्त्र का है। हीगल के अनुसार भी ज्ञान संभव है क्योंकि दोनों की तार्किक संरचना एक ही है। भारतीय दर्शनों में नागार्जुन के अनुसार हमें तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि की कोटियां तत्व पर लागू नहीं होती।
शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म को भाषा या बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के स्वरूप में अंतर है। नंबर 3, प्रक्षेपण का नियम। रूल्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्रतिकृति के अवयव एवं वस्तु स्थिति के अवयवों को जोड़ने वाले कुछ प्रक्षेपण के नियम हैं, जिनके सहारे एक से दूसरे तक पर पहुंचा जा सकता है। प्रक्षेपण के नियम ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर नाम और वस्तु का पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, अर्थात यह स्पष्ट होता है कि किस नाम का अर्थ कौन सी वस्तु है और किस वस्तु का क्या नाम है। यहाँ विटगेन्स्टाइन यह मानते हैं कि मानसिक क्रियाओं या चिंतन प्रक्रिया के द्वारा ही हम अर्थात भाषा का प्रयोग करने वाले यह निश्चित करते हैं कि किस नाम का क्या अर्थ होगा। इस प्रकार अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया मानसिक क्रिया है। विटगेन्स्टाइन भाषा एवं जगत के संबंध स्पष्टीकरण के क्रम में संगीत और संगीत लिपि का उल्लेख करते हैं। संगीत के उच्चारण के प्रत्येक स्वर के लिए संगीत लिपि में एक प्रतीक होता है, साथ ही दोनों के क्रम में भी समानता होती है। अतः संगीत एवं संगीत लिपि दोनों को जानने वाला व्यक्ति संगीत से संगीत लिपि तक पहुंच सकता है और संगीत लिपि से संगीत तक पहुंच सकता है। यही स्थिति भाषा के वाक्यों एवं जगत की भी होती है। इन तीनों शर्तों को पूरा करने पर ही प्रतिकृति तथ्य का चित्र कही जाती है। जो भी प्रतिकृति इन तीनों शर्तों को पूरा करती है वह अणु तथ्य का चित्र होती है। यह सिद्धांत केवल सरल प्रतिकृतियों का है। जिस प्रकार सरल तर्कवाक्य या प्रतिकृति अणु तथ्य का चित्र है, वैसे ही संपूर्ण सार्थक भाषा संपूर्ण जगत का चित्र है। विटगेन्स्टाइन केवल विशेष भावात्मक अणु तथ्यों को स्वीकार करते हैं। वे सामान्य निषेधात्मक एवं अभिप्राय मूलक तथ्यों को नहीं मानते। अणु तथ्य वह सरल तथ्य है जिसका विश्लेषण और अन्य तथ्यों में नहीं होता। ये अणु तथ्य ही सरल प्रतिकृतियों के चित्र हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि सरल प्रतिकृतियों के अतिरिक्त जो भी प्रतिकृतियां हैं वे सब सरल प्रतिकृतियों के सत्यता फलन हैं। अतः जितनी मिश्र प्रतिकृतियां हैं वे सरल प्रतिकृतियों के सत्यता फलन हैं, जबकि सरल प्रतिकृतियां स्वयं अपना सत्यता फलन हैं। इस प्रकार विटगेन्स्टाइन के अनुसार संपूर्ण सार्थक भाषा सत्य फलनात्मक भाषा है। उदाहरण स्वरूप P.Q एक मिश्र प्रतिकृति है, परंतु यह सीधे सीधे किसी तथ्य का चित्र नहीं है, क्योंकि इसके अनुरूप कोई मिश्र तथ्य नहीं होता है। यह मिश्र प्रतिकृति इसलिए सार्थक है क्योंकि P तथा Q दोनों सरल प्रतिकृतियां हैं और ये दोनों चित्र हैं, और जब ये दोनों चित्र हैं तो फिर P और Q भी एक चित्र होगा। यहाँ एक समस्या और आती है कि साधारण भाषा की प्रतिकृतियां किस अर्थ में चित्र हैं। वे सरल प्रतिकृति नहीं हैं, तो फिर उन्हें क्यों निरर्थक मान लिया जाए। यहाँ विटगेन्स्टाइन का कहना है कि वे सार्थक हैं, लेकिन उनकी सार्थकता के लिए एक शर्त है। यह शर्त है साधारण भाषा की प्रतिकृतियों का विश्लेषण सरल प्रतिकृतियों में किया जा सकता है। अब यदि वे सरल प्रतिकृतियां चित्र हैं तो वे सार्थक हैं, और तब दी हुई साधारण भाषा की प्रतिकृति भी सार्थक होगी। यदि ऐसा न हो तो साधारण भाषा की प्रतिकृति निरर्थक है। इस प्रकार चाहे मिश्र प्रतिकृति हो या चाहे साधारण भाषा की प्रतिकृति हो, इन दोनों के अंतर्गत सरल प्रतिकृतियां होती हैं। चूंकि ये सरल प्रतिकृतियां सार्थक हैं, अतः मिश्र वाक्य और साधारण भाषा के वाक्य भी सार्थक हैं। विटगेन्स्टाइन ने अपने चित्रण सिद्धांत के आधार पर 3 प्रकार की प्रतिकृतियों का उल्लेख किया है। नंबर 1, बोधयुक्त प्रतिकृति, प्रपोजिशन विद सेंसेस। नंबर 2, अर्थरहित प्रतिकृति, सेंसलेस प्रोपोजिशंस। नंबर 3, निरर्थक प्रतिकृति, नॉनसेंस प्रोपोजिशंस। वे वाक्य जो किसी तथ्य का चित्रण करते हैं वे सार्थक वाक्य हैं। अर्थरहित प्रतिकृतियां ऐसी प्रतिकृतियां हैं जो न तो सार्थक हैं और न ही निरर्थक। चूंकि ऐसी प्रतिकृतियां किसी तथ्य के वर्णन का दावा नहीं करती, इसलिए उन्हें अर्थरहित प्रतिकृति कहा गया है। ऐसी प्रतिकृतियां केवल भाषा की संरचना को बताती हैं, जैसे वह कथन को जो विश्लेषणात्मक है, अर्थात जो पुनर्कथन या व्याघात है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इनके अतिरिक्त जितनी प्रतिकृतियां हैं वे निरर्थक हैं। इसी दृष्टिकोण से तत्वमीमांसा के कथन निरर्थक हैं, क्योंकि तत्वमीमांसी कथन किसी तथ्य का चित्रण नहीं है। इसी प्रकार नैतिक निर्णय, सौंदर्यात्मक निर्णय, धार्मिक कथन आदि सभी निरर्थक हैं। सार्थक भाषा केवल तथ्यात्मक हो सकती है, और यहाँ तथ्य का अर्थ प्राकृतिक तथ्य से है, किसी धार्मिक तथ्य या नैतिक तथ्य से नहीं। सभी तथ्य प्राकृतिक तथ्य होते हैं, अतः जो भाषा प्राकृतिक तथ्यों का वर्णन नहीं करती वह भाषा निरर्थक है। इस प्रकार विटगेन्स्टाइन यह कहते हैं कि यदि कोई प्रतिकृति किसी तथ्य का चित्र नहीं है और वह
पुनर्कथन या व्याघात नहीं है तो वह निरर्थक है। इसी चित्र सिद्धांत के आधार पर विटगेन्स्टाइन कथन और प्रदर्शन के भेद पर पहुंचते हैं। आलोचना। स्वयं विटगेन्स्टाइन ने आगे चलकर अपने फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में चित्रण सिद्धांत का खंडन किया है। वे अब अर्थ के उपयोग सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। नंबर 1, ट्रैक्टेटस लिखने के बाद विटगेन्स्टाइन ने यह मान लिया था कि दर्शन की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो गया है, परंतु बाद में वीनर सर्कल के सदस्यों से स्लिक, वाइजमैन आदि वार्तालाप के बाद उसे मालूम किया कि ट्रैक्टेटस में जो कुछ लिखा गया है वह सब निरर्थक है। बाद में उन्होंने अनुभव किया कि न तो उन्होंने वास्तविक तथ्यों पर ध्यान दिया और न ही वास्तविक भाषा पर। उसे प्रागनुभविक रूप से यह मान लिया था कि सरल तर्क वाक्य को अणु तथ्य का चित्र अवश्य होना चाहिए। यदि जगत है तो फिर उसमें तथ्य होने चाहिए, सरल वस्तुएं होनी चाहिए। इस प्रकार ट्रैक्टेटस का संपूर्ण विचार पूर्व मान्यताओं का परिणाम है। उसने एक पूर्व निर्धारित अनुभव निरपेक्ष चित्र मान लिया और इसी के आधार पर पूरे सिद्धांत की रचना कर दी। यहाँ उसने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि क्या वास्तव में ऐसी वस्तुएं हैं, क्या वास्तव में भाषा इस प्रकार कार्य करती है। इन्हीं कारणों से उत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन ने यह कहा कि ट्रैक्टेटस एक पूर्वाग्रह का परिणाम था। अब वे मानते हैं कि अणु तथ्य तभी होंगे जब सरल वस्तुएं हों, परंतु वास्तव में इस प्रकार की सरल वस्तुएं नहीं होती ही नहीं है। कोई वस्तु सरल है या जटिल, यह हमारे संदर्भ एवं प्रयोजन पर निर्भर करता है। एक संदर्भ में जो वस्तु सरल मानी जाती है वहीं वस्तु दूसरे संदर्भ में जटिल हो सकती है। अपने आप में कोई चीज न सरल होती है और न जटिल। अब यदि सरल वस्तु ही नहीं है तो सरल वस्तुओं के संयोजन के रूप में अणु तथ्य भी नहीं है, और जब अणु तथ्य नहीं है तो फिर सरल प्रतिगत्तियों को अणु तथ्य का चित्र नहीं कहा जा सकता। अणु तथ्य के अभाव में चित्र सिद्धांत का महत्व समाप्त हो जाता है। नंबर 2, पूर्ववर्ती विटगेन्स्टाइन को सरल प्रतिगत्तियों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्रतिगत्ति का एक निश्चित अर्थ बताया जा सके, परंतु फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में वे यह कहते हैं कि निश्चित का भी कोई एक अर्थ नहीं होता। यह एक व्यर्थ की मांग है। निश्चित अर्थ भी संदर्भों के अनुसार ही परिवर्तित होता है। निश्चित अर्थ का कोई पूर्व निर्धारित मानदंड नहीं होता। नंबर 3, चित्रण सिद्धांत में तर्क वाक्य और तथ्य के संबंध के लिए मानसिक अभिप्राय को जरूरी माना गया है, किंतु परवर्ती विटगेन्स्टाइन के अनुसार भाषा प्रयोग के संदर्भ और परिस्थिति में ही अर्थ निहित हैं। अर्थ निर्धारण को मानसिक प्रक्रिया मानना भ्रामक है। नंबर 4, यदि हम तर्क वाक्य को एक ही रेखा में लिखते हैं तो सभी संबंधों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, और फिर यदि तर्क वाक्य को कई आयामों में लिखा जाए तो भाषा न होकर मानचित्र हो जाएगी। अतः सरल तर्क वाक्यों को व्यक्त करना संभव नहीं। इन कठिनाइयों को देखते हुए विटगेन्स्टाइन ने फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में इस सिद्धांत का परित्याग कर दिया। नाम का अर्थ वस्तु को नहीं माना जा सकता। वस्तुएं केवल नाम को धारण करती। यदि वस्तु ही नाम का अर्थ है तो फिर मेज टूट गया का आशय होगा। मेज का अर्थ टूट गया, परंतु इसे माना नहीं जा सकता। नंबर 6, उत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन ने अर्थ के चित्रण सिद्धांत के स्थान पर अर्थ के उपयोग सिद्धांत को स्वीकार किया है। उनके अनुसार प्रत्येक कथन किसी विशेष संदर्भ में अर्थपूर्ण होता है। महत्व। चित्रण सिद्धांत तार्किक भाववादियों के अर्थ के सत्यापन सिद्धांत के उद्भव में प्रेरणा का कार्य करता है। चित्रण सिद्धांत में सत्यापन सिद्धांत का पूर्वाभास मिलता है। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि किसी तर्क वाक्य का अर्थ वह चित्र है जिसे वह प्रस्तुत करता है। इसी तरह स्लिक भी यह कहते हैं कि किसी प्रकथन के अर्थ बताने का एकमात्र उपाय उन वस्तु स्थितियों का विवरण देना है जो उस कथन के सत्य होने के लिए अनिवार्य हैं। कथन और प्रदर्शन, सेइंग एंड शोइंग। विटगेन्स्टाइन ने ट्रैक्टेटस के प्रकथन में ही इस पुस्तक के लक्ष्य एवं अभिप्राय को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि जो कुछ भी कहा जा सकता है स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है, तथा जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता हमें मौन ही रहना चाहिए। अतः ट्रैक्टेटस विचार की अभिव्यक्ति का सीमांकन करती है, और यह सीमांकन केवल भाषा में ही हो सकता है, और तथा जो कुछ भी इस सीमा का अतिक्रमण करता है वह निरर्थक ही होगा।
विटगेन्स्टीन के अनुसार कथन और प्रदर्शन के भेद का स्पष्टीकरण दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख समस्या है। इस भेद का आधार चित्रण सिद्धांत है। विटगेन्स्टीन अपने चित्रण सिद्धांत के आधार पर ही कथन और प्रदर्शन के भेद तक पहुंचते हैं। चित्रण सिद्धांत के अनुसार प्रतिज्ञप्ति वस्तु स्थिति के होने का या तथ्यों का चित्रण है। ऐसा चित्रण इसलिए संभव होता है कि प्रतिज्ञप्ति और तथ्य दोनों के तार्किक रूपों में समानता है, परंतु इस तार्किक रूप के बारे में कोई कथन नहीं किया जा सकता, अधिक से अधिक उसे दिखाया जा सकता है। विटगेन्स्टीन मानते हैं कि केवल वही कथन कुछ कह सकते हैं जो अणु तथ्यों के चित्र होते हैं तथा अणु तथ्यों का वर्णन करते हैं। जो वाक्य किसी तथ्य का वर्णन नहीं करते या किसी तथ्य का चित्र नहीं होते, वे सार्थक नहीं होते। ऐसे वाक्यों द्वारा किसी स्थिति का कथन नहीं हो सकता है। इस आधार पर विटगेन्स्टीन कहता है कि केवल प्राकृतिक विज्ञानों के कथन सार्थक होते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा दैनिक व्यवहार आता है। इन्हीं के द्वारा तथ्यों का कथन किया जाता है। पर यदि हम स्वयं भाषा की संरचना के विषय में कुछ कहना चाहें अर्थात नामों या तर्क वाक्यों के विषय में कुछ कहना चाहें तो सार्थक कथन नहीं कर सकते। इसी प्रकार वस्तु जगत या अणु तत्व के विषय में सार्थक कथन संभव नहीं है। स्वयं ट्रैक्टेटस में विटगेन्स्टीन ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, जगत तथ्यों की समग्रता है, वस्तुओं की समग्रता नहीं है। जगत तथ्यों का संयोजन है, वस्तु सरल है, नाम चिन्ह है, तर्क वाक्य नामों का संयोजन है, भाषा जगत का चित्र है आदि। पर इनमें से कोई कथन किसी तथ्य का चित्रण नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि ये सभी कथन निरर्थक हैं। इसीलिए विटगेन्स्टीन अंत में कहते हैं कि ट्रैक्टेटस के कथन निरर्थक हैं, अर्थात हम नाम, तर्क वाक्य, चित्र, वस्तु, तथ्य, जगत आदि के विषय में सार्थक कथन नहीं कर सकते। नाम क्या है यह तर्क वाक्य में ही प्रदर्शित हो जाता है, किंतु नाम के संबंध में सार्थक कथन नहीं कहा जा सकता है। हम भाषा की संरचना के विषय में कोई सार्थक कथन नहीं कह सकते। भाषा या तर्कवाक्य द्वारा ही इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमारे जीवन के बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। विटगेन्स्टीन ने चित्र सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि कोई प्रतिज्ञप्ति तभी सार्थक कही जाएगी जबकि वह नंबर 1 किसी तथ्य का चित्र हो अथवा नंबर 2 पुनर्कथन हो अथवा नंबर 3 व्याघात हो। इसके अतिरिक्त जो भी प्रतिज्ञप्ति है वह तथ्य का वर्णन करने का दावा तो करती है किंतु वर्णन नहीं करती है, अतः निरर्थक है। इस मानदंड के आधार पर केवल प्राकृतिक तथ्यों का ही कथन संभव है, जैसे राम जाता है, हिमालय भारत के उत्तर में है आदि, परंतु आत्मा और ईश्वर ही नहीं। अपितु जगत के विषय में तथ्य और उसके आकार इत्यादि के विषय में कोई सार्थक कथन संभव नहीं। जैसे जगत तथ्यों की समग्रता है और अणु तथ्य सरल वस्तुओं का संयोजन है, ये दोनों प्रतिज्ञप्तियां किसी तथ्य का चित्र नहीं, अतः सार्थक भी नहीं है। वस्तुतः इन दोनों कथनों के अनुरूप जगत में कोई तथ्य होता ही नहीं, अतः चित्र सिद्धांत भी सार्थक कथन नहीं है, क्योंकि यह किसी तथ्य का चित्र नहीं है। इस प्रकार ट्रैक्टेटस के कथन भी निरर्थक हैं। परंतु यहाँ यह समस्या उठती है कि जब जगत तथ्य वस्तु आदि के संबंध में कोई भी सार्थक कथन संभव ही नहीं है, तो फिर इनसे संबंधित प्रतिज्ञप्ति कैसे बनती है, ऐसे वाक्य रचना कैसे संभव है। इसका समाधान करने के लिए विटगेन्स्टीन ने कथन सेइंग और प्रदर्शन शोइंग में भेद किया। विटगेन्स्टीन कहता है कि यद्यपि जगत, वस्तु, तथ्य, वस्तु, भाषा, प्रतिज्ञप्ति, नाम आदि के विषय में सार्थक रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, किंतु उन्हें हम समझ सकते हैं और तब भाषा के माध्यम से इनका स्वरूप स्वयं को व्यक्त कर देता है। इस प्रकार जगत, वस्तु इत्यादि क्या है इसके विषय में कोई सार्थक कथन संभव नहीं है, किंतु इनका भाषा में निरूपण हो सकता है। अतः जिसके विषय में कोई सार्थक कथन संभव नहीं है उसे दिखाया जा सकता है। भाषा से उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार कथन और प्रदर्शन के भेद के द्वारा विटगेन्स्टीन ने निरर्थक प्रतिज्ञप्तियों के भाषा में प्रयोग की संभावना की व्याख्या की। तत्वमीमांसक प्रायः विचार एवं भाषा की इन्हीं प्रक्रियाओं का अतिक्रमण कर भाषीय युक्तियां देते हैं। परिणामस्वरूप ऐसी युक्तियां निरर्थक नॉनसेंस हो जाती। विटगेन्स्टीन के अनुसार भाषा अपने भाषाई लक्षणों के बारे में सार्थक रूप से कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा कहने के लिए उसे भाषा की सीमा से परे जाकर भाषा को देखना होगा, परंतु ऐसा करना संभव नहीं है। यही भाषा की सीमा है। इसी कारण ट्रैक्टेटस में विटगेन्स्टीन कहते हैं कि जो कुछ कहा जा सकता है उसका क्षेत्र सीमित होता है। इसके अंतर्गत
प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियां तथा इन प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता फलन आते हैं। इनके परे सब कुछ अकथनीय अनसेएबल है। यदि उस परे के विषय में कुछ कहा जाएगा तो यह निरर्थक ही होगा। रसेल ने इस विचित्र स्थिति के समाधान के लिए प्रारूप का सिद्धांत थ्योरी ऑफ टाइप्स प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक स्तर की भाषा में उसी स्तर की भाषा द्वारा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसे दूसरे स्तर के भाषा के वाक्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह दूसरी भाषा हो, उसी भाषा के दूसरे स्तर के वाक्य हो सकते हैं। पुनः इस द्वितीय स्तर के भाषा को तृतीय स्तर के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। विटगेन्स्टाइन को रसेल द्वारा प्रस्तुत यह समाधान स्वीकार नहीं था। उनका मत था कि वह सारी सार्थक भाषाओं की शर्त बता रहे हैं, किसी विशेष स्तर की भाषा क्या नहीं। जो शर्त एक स्तर की भाषा के हैं वही दूसरे स्तर की भाषा के भी हैं। विटगेन्स्टाइन के अनुसार कथनीय एवं अकथनीय के अंतर का भाषाई विचार एक प्रकार से अहम मात्रवाद सोलिप्सिज्म की ओर अग्रसरित होता है। यदि हमारी भाषा की सीमा कथनीय की सीमा है और यदि कथनीय की सीमा जगत के विषय में जो अर्थपूर्ण ढंग से सोचा जा सकता है उसकी सीमा है, तो फिर भाषा की सीमा जगत की सीमा के रूप में निर्धारित हो जाती है। दूसरे शब्दों में हमारी भाषा हमारी जगत की सीमा है। बाद में विटगेन्स्टाइन स्वयं अपने ब्लू एंड ब्राउन बुक में यह कहते हैं कि ट्रैक्टेटस के जितने सिद्धांत थे वे अंधविश्वास थे। विटगेन्स्टाइन भी रसेल की भांति कालांतर में तार्किक परमाणुवाद का खंडन करते हैं। आलोचना, कथन और प्रदर्शन का अंतर मूलतः चित्र सिद्धांत पर आधारित है, परंतु आगे चलकर विटगेन्स्टाइन ने स्वयं अर्थ के चित्रण सिद्धांत के आधार पर अर्थ के उपयोग सिद्धांत को स्वीकार किया है। अतः यदि चित्रण सिद्धांत को ही अस्वीकार कर दिया जाए तो यह उपरोक्त अंतर भी समाप्त होने लगता है। उत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन लेटर विटगेन्स्टाइन ने अपनी अंतिम पुस्तक फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में चित्र सिद्धांत का खंडन कर दिया। ट्रैक्टेटस में विटगेन्स्टाइन अपनी कृत्रिम प्रतीकात्मक भाषा द्वारा दार्शनिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, परंतु बाद में उन्हें अनुभव हुआ कि इस प्रकार का तार्किक प्रदर्शन उन्हें विरोधाभास की ओर ले जा रहा है। अतः उन्होंने दार्शनिक समस्याओं पर नए ढंग से विचार प्रारंभ किया। दार्शनिक समस्या क्या है? नेचर ऑफ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। उत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन के अनुसार दार्शनिक समस्या कोई वास्तविक या तथ्यात्मक समस्या नहीं है, अपितु मानसिक या वैचारिक, मेंटल और कॉन्सेप्चुअल है। दार्शनिक समस्याएं एक प्रकार की पहेली, पजलमेंट या उलझन, परप्लेक्सिटी हैं। उलझन इस बात में होती है कि विचारक को कोई मार्ग नहीं दिखता। ए फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हैज द फॉर्म आई डोंट नो माई वे अबाउट। उलझन यह है कि विचारक एक विरोधाभास में फंस जाता है। उस वैचारिक ढंग से वह समझ नहीं पा रहा है, किंतु वह उस वैचारिक ढंग की पकड़ इतनी मजबूत है कि वह उसे छोड़ भी नहीं पाता है। यही उसकी उलझन है और इसी कारण विटगेन्स्टाइन इसे वैचारिक व्याधि कहते हैं। दार्शनिक उलझन का समाधान नए तथ्यों या साक्ष्यों की जानकारी के द्वारा होने की कोई संभावना नहीं है। संभवतः अधिकांश उदाहरणों में उलझन में फंसे दार्शनिक को सभी प्रासंगिक तथ्यों की जानकारी है। उदाहरणार्थ, संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष विपक्ष में संभवतः सभी साक्ष्य तर्क दार्शनिक के समक्ष उपलब्ध हैं, फिर भी वे उलझन में हैं। संकल्प स्वातंत्र्य उनके लिए एक पहेली बनी हुई है। तथ्यों प्रमाणों में इसे समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके संबंध में सोचने के ढंग में ही कुछ कमी है, और यह कमी क्या है यह भी समझ में नहीं आता। अतः समस्या निदान के लिए कोई सैद्धांतिक उपाय प्रस्तुत नहीं करना है, बल्कि व्याधिग्रस्त व्यक्ति को भ्रांति रूप का ज्ञान स्पष्ट करा देना है। यह तभी संभव है जब हम शब्दों को सामान्य दैनिक व्यवहार में बिठाकर देखें। विटगेन्स्टाइन के शब्दों में, व्हाट वी डू इज टू ब्रिंग वर्ड्स बैक फ्रॉम देयर मेटाफिजिकल to their everyday use. Philosophical Investigation 116। यह एक प्रकार से बोतल में बंद मक्खी को रास्ता दिखाने के समान है। What is your aim in philosophy? To show the fly the way out of the fly bottle.
टू शो द फ्लाई द वे आउट ऑफ द फ्लाई बॉटल। PI 309। दार्शनिक समस्याएं उत्पन्न कैसे होती हैं? दार्शनिक समस्याएं कोई वास्तविक समस्याएं नहीं हैं, अपितु भाषा के स्वरूप तथा कार्य के संबंध में कुछ भ्रांतिपूर्ण धारणाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। हम किसी न किसी प्रकार भाषाई ढंगों के गलत व्यवहारों को समझ लेते हैं तथा उस भ्रांति से चिपक कर बैठ जाते हैं। बड़ी समस्या ये है कि उस भ्रांतिपूर्ण धारणा को हम त्याग भी नहीं पाते और वैसी धारणा के हम बंदी बने रहते हैं। यह समस्या तब आती है जब हम कभी साधारण सामान्य भाषीय ढंगों को छुट्टी पर भेज देते हैं, लैंग्वेज गो ऑन ए हॉलीडे, और किसी विशेष ढंग को अपनाकर उसके बंदी बन जाते हैं। ट्रैक्टेटस के चित्र सिद्धांत की समस्या। ट्रैक्टेटस की बातें भी भ्रांतिपूर्ण धारणा पर आधारित हैं। यहाँ हर शब्द के लिए एक निश्चित सीमा बना दी गई है। शब्द का पूर्णतया निश्चित अर्थ होता है तथा उस विषय से सूचित होता है जिसे वह शब्द सूचित करता है। इस आधार पर सार्थक भाषा का एक पूर्णतया निश्चित ढंग निर्धारित कर दिया है। हर शब्द के लिए एक निश्चित अर्थ तय कर ऐसे विचारक भाषी व्यवहार के निश्चित नियम बनाने लगते हैं ट्रैक्टेटस में भी, किंतु वह यह भूल जाता है कि उनकी मूल मान्यता ही भ्रांतिपूर्ण है। इसी प्रकार की भ्रांतिपूर्ण धारणाएं भाषा के गलत प्रयोग के उपकरण बन जाते हैं और जब गलत प्रयोगों के कारण नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं तो वे उलझन में पड़ जाते हैं। भाषा संबंधी भ्रांतियों के उत्पन्न होने का सामान्य ढंग क्या है? सामान्यीकरण की ललक, क्रेविंग फॉर जनरलिटी या विशेषों के प्रति उपेक्षापूर्ण मनोवृत्ति, कंटेम्प्टस एटीट्यूड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर केस ही इस प्रकार की भ्रांति का कारण है। हमें जो सभी चीजों को बांधकर एक कर देने की प्रवृत्ति है, उसका भाषी प्रयोग में भ्रांति उत्पन्न करने में बड़ा योगदान है। सभी भाषी शब्दों में एक मौलिक समानता तो स्पष्ट दिखलाई देती है। सभी शब्द अपने भाषी आकार में एक दृष्टि से एक जैसे हैं। सभी अक्षरों के योग हैं। कुछ अर्थों में सभी वाक्यों में भी सादृश्यता होती ही है। इस आकारिक सादृश्यता को देखकर बड़े सहज रूप में हम सोच लेते हैं कि सभी शब्द एक जैसे ही हैं तथा सभी वाक्य एक जैसे ही हैं। इसी सामान्यीकरण प्रवृत्ति के अनुरूप हम सोच लेते हैं कि सभी शब्दों के कार्य भी एक जैसे हैं तथा सभी वाक्यों के कार्य भी एक जैसे हैं। हम सोच लेते हैं कि सभी शब्द किसी निश्चित अर्थ को सूचित करते हैं तथा उनसे निर्मित सभी वाक्य सूचनात्मक होते हैं। इस प्रकार हम शब्दों तथा वाक्यों की आकारित सादृश्यता को देखकर बेहिचक सामान्यीकरण कर देते हैं। साथ ही हम विशेष शब्दों या विशेष वाक्यों की विशेषता की उपेक्षा कर देते हैं। यदि हम इनकी विशेषताओं को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हर शब्द तथा हर वाक्य का प्रयोग एवं व्यवहार भिन्न है और यह भी कि इसका प्रयोग प्रसंगानुसार भी भिन्न हो जाता है। इस विशेषता की उपेक्षा भी भाषा संबंधी भ्रांतिपूर्ण धारणा का कारण है। किसी विशेष प्रकार के कथनों को बार बार दोहराते रहने के कारण इस विषय के संबंध में हमारे मन में एक चित्र, प्रतिमा आदि उभर जाता है। अब हम चित्र के ऐसे बंदी हो जाते हैं कि हमारे विश्वास ज्ञान भी उस चित्र के अनुरूप बनने लगते हैं। यह चित्र अब इतना प्रबल हो जाता है कि उससे भिन्न किसी चित्र को अब स्थान नहीं मिल सकता। साधारण मनुष्य को इस प्रकार के चित्र परेशान नहीं करते, उनके लिए कोई उलझन उपस्थित नहीं होती। किंतु जब हम दार्शनिक ढंग से इस पर सोचते हैं तो इस पर निहित और इस चित्र से जनित प्रश्न उभरने लगते हैं। इस चित्र में स्थित होकर विचारने पर हमें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन प्रश्नों का निदान नहीं मिलता। यही हमारी समस्या है। उत्तरवर्ती विटगेन्स्टीन ने दार्शनिक समस्याओं का समाधान मुख्यतः दो रूपों में प्रस्तुत किया। नंबर 1, निश्चित अर्थ की खोज के कारण दार्शनिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दार्शनिक समस्या के रूप में होने वाली भ्रांतिपूर्ण धारणा का कारण हमारी विशेष शब्दों या विशेष वाक्यों की विशेषता की उपेक्षा करने की मनोवृत्ति है। यदि हम इनकी विशेषताओं को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हर शब्द और हर वाक्य का प्रयोग एवं व्यवहार भिन्न है। तभी यह भी कि इनका प्रयोग प्रसंगानुसार भी भिन्न हो जाता है, अतः प्रसंगानुसार अर्थ बदलता रहता है। कोई एक ही या निश्चित अर्थ नहीं होता। विटगेन्स्टीन के अनुसार ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भाषा जीवन का एक रूप है जो जीवन की तरह जटिल, जीवित और क्रियाशील है।
मनुष्य की अनेक क्रियाओं में भाषा मनुष्य की भाषाई क्रिया है। टू इमेजिन ए लैंग्वेज मीन्स टू इमेजिन ए फॉर्म ऑफ लाइफ। अतः विटगेंस्टीन का उद्घोष है, अर्थ को न देखो, भाषी व्यवहार को देखो, प्रयोगों को देखो। डोंट लुक फॉर मीनिंग, लुक फॉर यूज। अर्थात अर्थ के स्थान पर यह देखना आवश्यक है कि हम यह देखें कि भिन्न संदर्भों में भाषी कथनों का प्रयोग किस किस प्रकार होता है। प्रयोग का तात्पर्य है कि किस किस संदर्भ में कौन सा कथन क्या कार्य संपादित करता है, यह देखना। नंबर 2, सार्थक। दार्शनिक चिंतन का कार्य है कि जहाँ जहाँ जब जब जैसी समस्या उत्पन्न हो, उसे वह स्पष्ट कर दे कि यहाँ किस प्रकार से गलत भाषी प्रयोग हुआ है। अतः दर्शन का कार्य है कि जहाँ ऐसी समस्याएं टकराएं, वहाँ वह उसके भाषी प्रयोग के भ्रांति रूप को स्पष्ट कर दे। भाषी प्रयोगों को देखने की विधि को विटगेंस्टीन भाषी खेल लैंग्वेज गेम कहते हैं। भाषी खेल के अंतर्गत हम उक्तियों को उनके तार्किक प्रयोगों से हटाकर उनके सामान्य प्रयोगों में बिठाकर देखते हैं। What we do is to bring words back from their metaphysical to their everyday use। समस्या के दार्शनिक निदान का अर्थ है ऐसे साधारण भाषी प्रयोगों को स्पष्ट रूप में समक्ष प्रस्तुत कर देना। यहाँ न अनुमान करना है, न व्याख्या देनी है। ऐसे ही प्रयोगों का स्मरण करना है जो वह भी करता रहता है, और ऐसे प्रयोगों को उसके सामने रख देना है। द वर्क ऑफ द फिलोसोफर कंसिस्ट इन असेंबलिंग रिमाइंडर्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। स्पष्ट है कि भाषी खेल दार्शनिक समस्याओं के निदान का कोई सिद्धांत या निश्चित विधि नहीं है, अपितु जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार और उसी के अनुरूप हमें साधारण भाषा में उनके प्रयोग को भी सदैव अलग अलग ढंग से देखना होता है, उनकी विशिष्टता में उन पर विचार करना होता है। अर्थ एवं प्रयोग। मीनिंग एंड यूज। विटगेंस्टीन के अनुसार दर्शन का वास्तविक लक्ष्य भाषा जनित भ्रांतियों से मुक्त होना है। उत्तर विटगेंस्टीन के अनुसार दार्शनिक समस्याओं का कारण गलत भाषी प्रयोग है। गलत भाषी प्रयोग का मूल स्रोत अर्थ संबंधी हमारी धारणा है। भाषा में हम सदैव यह मान लेते हैं कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, और उसी अर्थ में हम बंदी होकर भ्रांति में उलझ जाते हैं। इसलिए उत्तरवर्ती विटगेंस्टीन अर्थ के बजाय भाषीय व्यवहार को देखने की बात करते हैं ताकि समस्या का निराकरण किया जा सके। उनका नारा है डोंट लुक फॉर मीनिंग, लुक फॉर यूज। अर्थ को न देखो, प्रयोग को देखो। विश्लेषणात्मक दर्शन में दार्शनिक समस्याओं के निदान हेतु विभिन्न विचारकों ने अर्थ संबंधी विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। फ्रेगे के अर्थ संबंधी सिद्धांत को संदर्भ सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार शब्दों का अकेले या वाक्यों से पृथक रूप में कोई अर्थ नहीं होता। पूर्ववर्ती विटगेंस्टीन द्वारा प्रस्तुत अर्थ के चित्र सिद्धांत के अनुसार प्रतिज्ञप्ति तथ्यों का चित्रण करती है, जबकि तार्किक भाववाद में यह माना गया है कि वे वही कथन सार्थक हैं जो या तो विश्लेषणात्मक हों या अनुभव द्वारा सत्यापित हों। उपरोक्त सिद्धांतों से भिन्न अर्थ संबंधी दो अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो भाषा को वास्तविकता का प्रतिरूप न मानकर एक क्रियाकलाप मानते हैं। परवर्ती विटगेंस्टीन का उपयोग सिद्धांत और ऑस्टिन का वाक् क्रिया सिद्धांत स्पीच एक्ट थ्योरी इसी प्रकार के सिद्धांत हैं। उत्तरवर्ती विटगेंस्टीन के प्रयोग सिद्धांत के अनुसार अधिकांश स्थितियों में किसी भी शब्द का अर्थ भाषा में उसका प्रयोग है। उत्तरवर्ती विटगेंस्टीन के अनुसार शब्दों का एक निश्चित और एक विशेष अर्थ नहीं होता। जब हम किसी विशेष शब्द के साथ विशेष अर्थ को संबंधित करते हैं, तब भाषा के संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती हैं। शब्द के साथ निश्चित अर्थ को संबद्ध करना न तो भाषा की मांग है और न ही इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। इनके अनुसार शब्दों को अनेक ढंग से व्यवहार में उपयोग किया जा सकता है।
इसकी सार्थकता उसके विशेष संदर्भ में ही स्पष्ट होती है। इसलिए विटगेन्स्टीन इस बात पर बल देते हैं कि अर्थ को देखने की बजाय विभिन्न संदर्भों में भाषाई कथनों के प्रयोग को देखा जाए। यहाँ प्रयोग का आशय है किस किस संदर्भों में कौन कौन से कथन क्या क्या कार्य संपादित करते हैं, इसे देखना। उत्तरवर्ती विटगेन्स्टीन का मानना है कि प्रत्येक शब्द अथवा प्रत्येक भाषी कथन अनेक ढंग से विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों में अर्थवान होते हैं और उनका वह अर्थ उनके प्रयोगों पर निर्भर करता है। चित्र सिद्धांत भाषीय अनेकता की उपेक्षा करता है। विटगेन्स्टीन के अनुसार भाषा अनेक कार्य करती है। भाषा केवल चित्रों को ही उत्पन्न नहीं करती, बल्कि भाषा का प्रयोग अनेक ढंग से हो सकता है। भाषा की अनेकता के निम्नलिखित आयाम हैं: आदेश देना और उनका पालन करना, किसी वस्तु के रूप का वर्णन करना और उसकी माप करना, वर्णन से वस्तु की रचना करना, एक चित्र बनाना, किसी घटना की रिपोर्ट देना, किसी घटना के संबंध में कल्पना करना, किसी प्राक्कल्पना की रचना एवं परीक्षा करना, तालिकाओं और चित्रों द्वारा किसी प्रयोग के परिणामों को व्यक्त करना, कहानी लिखना और उसे पढ़ना, नाटक करना, धुनें गाना, कहानियाँ बूझना, चुटकुले बनाना कहना, व्यावहारिक गणित में समस्याएं हल करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, पूछना, धन्यवाद देना, श्राप देना, अभिवादन करना, प्रार्थना करना। इस प्रकार जहाँ चित्र सिद्धांत भाषा का एकार्थक ढांचा प्रस्तुत करता है, अर्थात भाषा केवल तथ्यात्मक वर्णन करती है, वहीं उत्तरवर्ती विटगेन्स्टीन का उपयोग सिद्धांत भाषा के संपूर्णतावादी ढांचे को प्रस्तुत करता है, अर्थात भाषा के अनेक कार्य हैं और वे संदर्भ और प्रयोग पर निर्भर करते हैं। विटगेन्स्टीन के अनुसार भाषा के शब्द और वाक्य औजार बॉक्स में रखे हुए औजारों के समान हैं। जिस प्रकार एक ही औजार अलग अलग कार्य करता है, उसी प्रकार शब्द भी अलग अलग कार्य करता है। जैसे एक ही हथौड़े का उपयोग संदर्भ के अनुसार ठोकने के लिए किया जा सकता है, तो कभी पेपरवेट के रूप में, तो कभी हथियार के रूप में। इस प्रकार की स्थिति भाषा के शब्दों एवं वाक्यों की भी है। संदर्भ एवं परिस्थिति के अनुसार भाषा के भी अनेक कार्य हो जाते हैं। भाषा के अनेक कार्यों में से एक कार्य वस्तु स्थिति को सूचित करना भी है, परंतु उसे भाषा का एकमात्र कार्य नहीं माना जा सकता। जिन वाक्यों से किसी वस्तु स्थिति का चित्रण नहीं होता, वे भी वाक्य संदर्भ के अनुसार सार्थक हो सकते हैं। विटगेन्स्टीन इस प्रकार अर्थ और प्रयोग के अंतर को स्पष्ट करते हैं। प्रत्येक शब्द अथवा प्रत्येक भाषाई कथन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों में अर्थवान होते हैं। उनका अर्थवान होना उनके प्रयोगों पर निर्भर करता है। अतः यदि हम यह समझ लें कि शब्द या कथन का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, क्योंकि उनके प्रयोग की अनेक संभावनाएं हैं, तो फिर वैसी स्थिति में अर्थ जनित समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती। इस प्रकार यहाँ विटगेन्स्टीन की दार्शनिक समस्याओं के निराकरण करने की एक विधि प्राप्त करते हैं। भाषाई प्रयोगों को देखने की इस विधि को वे भाषीय खेल कहते हैं। यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, तो फिर उस समस्या की भाषीय अभिव्यक्तियों के साथ भाषाई खेल खेलने की समस्या का समाधान हो जाता है। आलोचना: लुडविग विटगेन्स्टीन ने शब्दों का अर्थ भले ही उनके प्रयोग के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, अतः अर्थ की निश्चयात्मकता की अवधारणा पूरी तरह खंडित नहीं होती। भाषा खेल, लैंग्वेज गेम। भाषा खेल उत्तरवर्ती विटगेन्स्टीन द्वारा प्रस्तुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है। उत्तरवर्ती विटगेन्स्टीन ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन ब्लू एंड ब्राउन बुक्स में इसकी विवेचना की है। निम्नलिखित 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस भाषा खेल सिद्धांत की यहाँ विवेचना की गई। नंबर 1, भाषा जनित भ्रांतियों को दूर करने के लिए। नंबर 2, भाषा के अनेक कार्य हैं, इनकी व्याख्या करने के लिए। नंबर 3, सार या सामान्य की भाषा की व्याख्या करने के लिए। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य की अनेक क्रियाओं में भाषा बोलना मनुष्य की भाषीय क्रिया है। भाषा में शब्द होते हैं जिनका अर्थ प्रयोग एवं संदर्भ के अनुसार निर्धारित होता है। इन विभिन्न भाषीय संदर्भों एवं प्रयोग को देखने की विधि को लुडविग विटगेन्स्टीन भाषाई खेल कहते हैं। जिस प्रकार की समस्याएं या उलझनें दर्शन के सामने उपस्थित होती हैं, उन्हें सुलझाने के लिए भाषाई खेल खेलना पड़ता है। भाषाई खेल में 2 शब्द हैं, भाषा और खेल। भाषा में शब्दों की प्रधानता रहती है। भाषा शब्दों के कारण अस्तित्ववान होती है। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जो संदर्भ और प्रयोग पर निर्भर करते हैं। लुडविग विटगेन्स्टीन यहाँ शब्दों के विभिन्न प्रयोगों की तुलना खेलों से करते हैं और इनके
प्रयोग रूपों एवं प्रकारों को विभिन्न भाषाई खेल कहते हैं। भाषा जीवन का एक रूप है जो जीवन की तरह ही जटिल, जीवंत एवं क्रियाशील है। मनुष्य की अनेक क्रियाओं में भाषा मनुष्य की भाषाई क्रिया है। विटगेन्स्टाइन ने मानवीय संदर्भों में भाषा के मूर्त प्रयोगों को भाषाई खेल कहा है। टू इमेजिन ए लैंग्वेज मीन्स टू इमेजिन ए फॉर्म ऑफ लाइफ। टैक्टेटस में विटगेन्स्टाइन की मान्यता थी कि प्रतिकृति तथ्य का चित्रण करती है। भाषा का अर्थ उसके संदर्भ एवं प्रयोग से स्वतंत्र होता है, परंतु फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं कि भाषा का प्रयोग उसके प्रयोग से स्वतंत्र कोई शाश्वत अर्थ नहीं होता। वस्तुतः भाषा का प्रयोग ही उसका अर्थ है। यह प्रयोग किसी परिस्थिति में ही होता है और जिस परिस्थिति में भाषा प्रयुक्त होती है वही उसका अर्थ है। स्पष्ट है कि प्रतिकृति अनेक विभिन्न प्रकार के कार्य भी करती है। अतः दार्शनिक का मुख्य कार्य यह है कि वह प्रतिकृति के प्रयोग के संदर्भ को समझे। विटगेन्स्टाइन भाषा को केवल एक खेल नहीं मानते बल्कि भाषा खेलों की अनेकता को भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने भाषा खेलों की अनेकता के उदाहरण भी दिए हैं। आदेश देना और उनका पालन करना, किसी वस्तु के रूप का वर्णन करना या इसकी माप करना, वर्णन से वस्तु की रचना करना, एक चित्र बनाना, किसी घटना की रिपोर्ट देना, किसी घटना के संबंध में कल्पना करना, किसी कल्पना की रचना एवं परीक्षा करना, तालिकाओं एवं चित्रों द्वारा किसी प्रयोग के परिणामों को व्यक्त करना, कहानी लिखना और उसे पढ़ना, नाटक करना, धुनें गाना, कहानियाँ बुझाना, चुटकुला बनाना, कहना, व्यावहारिक गणित में समस्याएं हल करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, पूछना, धन्यवाद देना, श्राद्ध देना, अभिवादन करना, प्रार्थना करना। खेल शब्द का प्रयोग विभिन्न खेलों के लिए होता है, जैसे क्रिकेट का खेल, हॉकी का खेल इत्यादि, परंतु इन खेलों में कोई भी ऐसा तत्व सार गुण नहीं है जो सब खेलों में विद्यमान हो। कहने का तात्पर्य है कि खेल की कोई निश्चित परिभाषा या सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। खेलों में केवल कुछ मिलती जुलती विशेषता या सादृश्यता ही दिखलाई जा सकती है। खेलों के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि खेलों का एक परिवार है और उनमें जो समानता या सादृश्यता दिखाई देती है वह एक पारिवारिक सादृश्यता, फैमिली रिजेम्बलेंस है। ठीक यही बात भाषाई खेलों के साथ ही है। शब्दों के विभिन्न प्रयोगों में ऐसा भी कोई भी ऐसा गुण या प्रत्यय नहीं है जो हमेशा विद्यमान रहता है। वस्तुतः जिस तरह की समस्या उत्पन्न होती है उसी समस्या के अनुरूप और उसी के संबंध में भाषाई खेल खेला जाता है। इस प्रकार भाषाई खेलों के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। इस भाषाई खेल का आरंभ आद्य भाषा, प्राइमरी लैंग्वेज से होता है जिसको बच्चा सीखता है। भाषा को समझाने के लिए विटगेन्स्टाइन शब्दों की तुलना उपकरणों से करते हैं। शब्दों के कार्य वैसे ही भिन्न हैं जैसे भिन्न उपकरणों के। जिस प्रकार एक ही उपकरण हथौड़े का प्रयोग तोड़ने, ठोकने एवं कागज दबाने में भी किया जा सकता है, उसी प्रकार एक ही शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थों में हो सकता है। अतः भाषा के विभिन्न स्वरूपों को भली भांति समझने के लिए शब्दों और उनके वास्तविक संदर्भ एवं प्रयोग को देखना होगा। इस प्रकार का विश्लेषण व्याकरणिक होता है, जिसका संबंध शब्दों के प्रयोग या भाषा के खेलों से है। भाषा खेल के अंतर्गत विटगेन्स्टाइन सभी प्रकार के प्रासंगिक तथ्यों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें शब्दों के प्रयोग, संदर्भ, नियम, कार्य, उद्देश्य, भाषा सीखना, सिखाना आदि सभी आ जाते हैं। विटगेन्स्टाइन के शब्दों में आई शैल कॉल द होल consisting of language and the actions into which it is woven, the language game, section 7 फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। भाषाई खेल का अनुमान नहीं किया जा सकता है कि कोई शब्द कैसे कार्य करता है। इसके प्रयोग को देखकर ही इसे सीखा जा सकता है। प्रत्येक चिन्ह अपने आप में वृहत है, प्रयोग ही इसको जीवन देता है। भाषाई खेल को खेल कहने का यह मतलब नहीं है कि वह खेलने वाले व्यक्ति विशेष की इच्छाओं एवं उद्देश्यों से संचालित होगा। भाषाई खेल में भाग लेने की अनिवार्य शर्त यह है कि इसमें भाग लेने वाला व्यक्ति पहले से ही सामान्य भाषीय नियमों या समझौतों को समझता या स्वीकार करता हो। वह भाषाई विश्लेषण, लिंग्विस्टिक एनालिसिस का खेल है, जिसमें एक तरदर्था एथोसिज्म पाई जाती है। यह ऐसा खेल नहीं है कि एक बार खेल लेने
खेल लेने के बाद सारी दार्शनिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि हर दार्शनिक समस्या के लिए इसे संदर्भों के अनुसार अलग अलग ढंग से खेलना पड़ता है। इसमें विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ यह स्पष्ट करना है कि समस्या वस्तुतः कोई अर्थपूर्ण समस्या नहीं है, बल्कि भाषा से संबंधित कुछ भ्रांतिपूर्ण धारणाओं के कारण उत्पन्न हुई है। यह समस्या वास्तविक, रियल या तथ्यात्मक, फैक्चुअल न होकर मानसिक या वैचारिक, मेंटल और कंसेप्चुअल है। विटगेन्स्टाइन के अनुसार दार्शनिक समस्याएं एक प्रकार की पजलमेंट या परप्लेक्सिटी की भांति हैं। दार्शनिक समस्याओं की यह विशेषता है कि इसके उपस्थित होने पर विचारक उलझन में पड़ जाता है, उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखलाई देता। विटगेन्स्टाइन के शब्दों में, ए फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हैज द फॉर्म आई डोंट नो माई वे अबाउट। अतः समस्या निदान के लिए कोई सैद्धांतिक उपाय प्रस्तुत नहीं करना है, बल्कि व्याधिग्रस्त व्यक्ति को भ्रांति रूप का ज्ञान स्पष्ट करा देना है। यह तभी संभव है जब हम शब्दों को सामान्य दैनिक व्यवहार में बिठाकर देखें। विटगेन्स्टाइन के शब्दों में, What we do is to bring words back from their metaphysical to their everyday use. यह एक प्रकार से बोतल में बंद मक्खी को रास्ता दिखाने के समान है। What is your aim in philosophy? Show the fly the way out of the fly bottle. For the clarity that we are aiming at is indeed complete clarity, but this simply means that the philosophical problems should completely disappear. और भाषाई खेल का फिल यही काम करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परवर्ती विटगेन्स्टाइन ने आदर्श भाषा के निर्माण के बजाय साधारण भाषा के प्रयोग को ही अत्यधिक महत्व प्रदान किया। यहाँ विटगेन्स्टाइन के इस मत में शंकर के जीव विचार की झलक दिखाई देती है। जिस प्रकार शंकर के दर्शन में जीव अपने स्वरूप ब्रह्म के ज्ञान मात्र से सांसारिक व्याधियों से मुक्ति पाकर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार साधारण भाषाई संदर्भों के ज्ञान मात्र से इन दार्शनिक समस्याओं का निदान हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में न तो कोई नई जानकारी, नया कर्म और या नई व्याख्या की जाती है, जो अंतर्भूत है उसे सिर्फ स्मरण करा दिया जाता है, और इस स्मरण मात्र के ज्ञान से समस्याओं का निराकरण हो जाता है। आलोचना। नंबर 1, उत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन की भाषा खेल की अवधारणा साधारण भाषा दर्शन पर आधारित है, किंतु क्वाइन साधारण भाषा के क्षेत्र में अर्थ की अनिश्चितता की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। विटगेन्स्टाइन भाषा को विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रसंगों से संबंधित करते हैं और उन विभिन्न प्रसंगों में उसके अर्थ की निश्चयात्मकता को स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर क्वाइन प्रत्येक क्षेत्र में एवं प्रसंग में सदैव अर्थ की अनिश्चयात्मकता को स्वीकार करते हैं। नंबर 2, उत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन के भाषी खेल पर एक पक्षी होने का आरोप लगाया जाता है। यह केवल मातृभाषा या प्राकृतिक भाषा के साथ ही न्याय करती है या सार्थक है। इस भाषी खेल से गणितीय तर्क की भाषा या कंप्यूटर की भाषा का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। भाषी खेल का सारा जोर भाषा के संदर्भ पर ही होता है, और कंप्यूटर या गणित की भाषाएं पूर्ण रूप से संदर्भ मुक्त होती हैं। अतः गणित या कंप्यूटर की भाषा के क्षेत्र में भाषी खेल महत्वहीन साबित होता है। विटगेन्स्टाइन के अनुसार जीवन शैली की अवधारणा, फॉर्म्स ऑफ लाइफ। भाषा प्रयोग का जीवन शैली से घनिष्ठ संबंध है। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि यदि किसी तोता को दूरदर्शन देखना चाहिए, वाक्य रटा दिया जाए और यदि वह वाक्य को ऐसे समय में उच्चारित कर देता है जब उसके निकट दूरदर्शन में कोई नाटक प्रारंभ हुआ हो, तब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह दूरदर्शन देखने की अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। किंतु यदि ऐसी ही परिस्थिति में आधुनिक समाज का कोई समझदार व्यक्ति इस वाक्य का प्रयोग करता है, तो यह कहा जा सकता है कि यह वाक्य अर्थपूर्ण है। इस प्रकार मानव भाषा मानव जीवन शैली के संदर्भ में ही अर्थपूर्ण होती है। मनुष्य अनेक कर्म करता है, जिसमें भाषा प्रयोग भी एक कर्म है, जो अन्य कर्मों की संगति में ही सार्थक होता है। भाषा प्रयोग मानो एक खेल है, जिसमें भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कोई जानवर या तोता मनुष्योचित भाषा खेल नहीं खेल सकता, क्योंकि जानवर या तोते की जीवन शैली मनुष्य की जीवन शैली से भिन्न है। मनुष्य का जीवन कर्ममय है। मनुष्य जीवन में भाषा का खेल मनुष्य का जीवन कर्ममय है। मनुष्य जीवन में भाषा का प्रयोग होता है। जीवन यापन में भाषा प्रयोग के कारण अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मनुष्य अपने अनेक कार्यों को भाषा की सहायता से अत्यधिक सुविधापूर्ण कर लेता है।
इसलिए ऐसा सोचना कि भाषा का उससे प्रयोग से स्वतंत्र कोई शाश्वत अर्थ होता है गलत है। वस्तुतः भाषा का प्रयोग ही उसका अर्थ है। भाषा एक ऐसा उपकरण है जिसके प्रयोग में सामाजिक सहमति आवश्यक होती है। मनुष्य परस्पर सहयोग से के अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। इन खेलों के अपने अपने नियम होते हैं। ये नियम खेलने वालों की सहमति से ही निर्धारित होते हैं। भाषा प्रयोग भी एक तरह का खेल ही है जिसे हम भाषा खेल कहते हैं। व्यक्तिगत भाषा की मीमांसा, क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। अनेक विचारक ये मानते हैं कि वैयक्तिक भाषा होती है और इसका होना आवश्यक भी है। वैयक्तिक भाषा का आशय उस भाषा से है जो विशेष व्यक्ति के अतिरिक्त आप अन्य किसी के समझ में ना आए। इसका कारण है कि वैयक्तिक भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द केवल उस व्यक्ति की वैयक्तिक संवेदना को सूचित करता है। जब हम किसी खास संवेदना के लिए किसी विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस संवेदना और शब्द के साहचर्य के फलस्वरूप वैयक्तिक भाषा का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप इस भाषा में प्रयुक्त शब्द से जो सूचित होता है उसे केवल वह व्यक्ति ही समझ सकता है। इन शब्दों की भाषा मेरी वैयक्तिक भाषा है क्योंकि यह मेरे लिए अर्थवान है, क्योंकि इन शब्दों से सूचित संवेदनाओं को केवल मैं ही जान सकता हूँ। इसका कारण यह है कि मैं स्वयं ही उस शब्द और संवेदना के साहचर्य का संस्थापक हूँ। वैयक्तिक भाषा को संवेदना के साथ शब्दों को संबद्ध करके सीखा जाता है। विटगेनस्टीन के अनुसार ऐसी भाषा का प्रत्येक शब्द प्रयोगकर्ता व्यक्ति की निजी तात्कालिक संवेदनाओं को इंगित करता है। यह भाषा साधारण भाषा से भिन्न होती है। विटगेनस्टीन ने भाषा खेल के माध्यम से वैयक्तिक भाषा की अवधारणा का खंडन किया है। वैयक्तिक भाषा की अवधारणा ही अनेक दार्शनिक समस्याओं का आधार है। वैयक्तिक भाषा के समर्थक वैयक्तिक भाषा के अंतर्गत दो प्रकार के कार्य मानते हैं। नंबर 1 भाषा का निर्माण और नंबर 2 उनका व्यवहार। प्रारंभ में वे वैयक्तिक संवेदना से शब्दों का साहचर्य स्थापित करके शब्द का निर्माण करते हैं और दूसरी बार उस शब्द को जान लेने पर भी मैं पीड़ा में हूँ, भविष्य में भी मैं इस पीड़ा का शब्द का प्रयोग अर्थपूर्ण ढंग से करने लगता हूँ। इसी वैयक्तिक भाषा के आधार पर बाह्य जगत की अवधारणा तथा अन्य मन की अवधारणा बना ली जाती है। पुनः व्यक्तिगत भाषा को स्वीकार कर हम ये कह सकते हैं कि मैं केवल अपने ही उदाहरण में जान सकता हूँ कि पीड़ा क्या है। हम दूसरों को पीड़ा में देखकर ये कहते हैं कि वह पीड़ा में है, किंतु ये हमारा विश्वास है कि वह पीड़ा में है। वह पीड़ा में है यह मैं जानता नहीं। मैं ही अपनी पीड़ा को जानता हूँ। अतः जब मैं कहता हूँ कि मैं पीड़ा में हूँ तो कम से कम अपनी दृष्टि से मेरी प्रामाणिकता सिद्ध है। विटगेनस्टीन वैयक्तिक भाषा विचार के विरुद्ध अपनी विधि का प्रयोग कर उसके भ्रांत स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। उनके अनुसार इस विचार के समर्थक इस विचार से उत्पन्न चित्र के बंदी होने के कारण उस भाषा के निर्माण तथा व्यवहार दोनों का अपना ढंग निर्धारित कर लेते हैं। विटगेनस्टीन भाषीय खेल खेलकर इन दोनों भ्रांतियों को स्पष्ट करते हैं। इनके अनुसार वैयक्तिक भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके अनुसार वैयक्तिक भाषा विचार को साधारण ढंग से समझने पर यह पता चलता है कि वैयक्तिक उदाहरण से जो कुछ कहा जा रहा है वैयक्तिक भाषा विचार को साधारण ढंग से समझने पर यह पता चलता है कि वैयक्तिक उदाहरण से जो कुछ कहा जा रहा है वह केवल मैं ही जानता हूँ, अन्य नहीं। इसे एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है, जैसे गुदगुदाहट, टिकलिंग शब्द। जब वैयक्तिक भाषा में मैं गुदगुदाहट शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं गुदगुदाहट की अपनी संवेदना का इस शब्द के साथ साहचर्य स्थापित कर देता हूँ। इससे यह पता चलता है कि यह मेरी गुदगुदाहट के लिए प्रयुक्त शब्द है। दूसरे लोग इस शब्द में जो सूचित करते हैं वह नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे भाषीय प्रयोग का सामान्य गुदगुदाहट शब्द नहीं माना जा सकता, क्योंकि संभव है कि अन्य इससे कुछ और चीज़ों को सूचित करते हों। इस प्रकार यदि सामान्य शब्दों वैयक्तिक भाषीय प्रयोगों को देखा जाए तो फिर अंततः यही स्पष्ट होता है कि इससे एक अर्थहीन ध्वनि मात्र निकलती है, कोई भाषा सूचित नहीं होती। यह एक तार्किक असंभावना है। पुनः इसे एक ढंग से भी देखा जा सकता है। हम जब भी साधारण भाषा में किसी शब्द का प्रयोग सीखते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि अब उस शब्द को भविष्य में भी उसी ढंग से प्रयोग करेंगे। वैयक्तिक भाषा में हम किसी शब्द की एक वैयक्तिक परिभाषा
तय करते हैं, अर्थात हम आंतरिक तौर पर यह निश्चित कर देते हैं कि एक विशेष प्रकार से इस शब्द का प्रयोग भविष्य में भी होता रहेगा, परंतु ऐसे निश्चयीकरण का आधार, स्वरूप और विधि स्पष्ट नहीं हो पाती। विटगेन्स्टीन वैयक्तिक भाषा विचार से संबंधित समस्या को और स्पष्ट करते हैं। मान लें कि हमें पीड़ा की संवेदना हुई और हमने उस पर ध्यान केंद्रित कर पीड़ा शब्द कहा है। इसका आशय है कि हमने अपनी वैयक्तिक भाषा में पीड़ा शब्द और उस संवेदना के साथ संबंध स्थापित कर लिया, परंतु इस प्रकार का संबंध तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जब भविष्य में पीड़ा शब्द से उस संवेदना को सूचित किया जाए, अन्य संवेदनाओं को नहीं। आगे भविष्य में पीड़ा शब्द का प्रयोग करते वक्त यह ध्यान रखना आवश्यक है कि क्या उस शब्द से वही सूचित हो रहा है जो हमने पहली बार सूचित किया था। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान के सही प्रयोग का आधार क्या है। हमें यह प्रयोग सही प्रतीत हो सकता है, परंतु सही प्रतीत होना और सही होना, इसका भेद हम कैसे करेंगे? क्या हम यह मान लें कि सही प्रतीत होना सही होना है? विटगेन्स्टीन यहाँ यह कहते हैं कि यदि यह भेद समाप्त हो जाए तो फिर सही की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। विटगेन्स्टीन के शब्दों में, वन वुड लाइक टू से whatever is going to seem right to me is right, and that only means that here we cannot talk about right. स्पष्ट है कि वैयक्तिक भाषा के ये ढंग भाषीय नियम या ढंग नहीं है, बल्कि भाषीय ढंग या नियम की प्रतीति मात्र है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैयक्तिक भाषा में कोई नियम नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कोई भाषा नहीं है। तार्किक दृष्टि से दूसरे व्यक्ति ही नहीं, बल्कि मैं स्वयं भी इसका अनुसरण नहीं कर सकता। यदि यह कहा जाए कि व्यक्ति अपनी संवेदनाओं का स्मरण कर सकता है और स्मृति के आधार पर संवेदनाओं की व्याख्या की जा सकती है, तो फिर पुनः कठिनाई उत्पन्न होगी। वैयक्तिक भाषा की सीमा में सीमित रहकर यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि स्मृति प्रामाणिक है या अप्रामाणिक? जो स्मरण हुआ वह गलत भी हो सकता है। वस्तुतः यहाँ सिर्फ स्मृति ही भविष्य में उस शब्द पीड़ा के प्रयोग की कसौटी शेष रह जाती है। विटगेन्स्टीन के अनुसार स्मृति स्वयं अपने आप में मापदंडों के अभाव में निश्चित मापदंड नहीं हो सकती। वैयक्तिक भाषा की सीमा में रहकर यहाँ यह सिद्ध करना संभव नहीं है कि यह गलत नहीं है। यहाँ एक बार पुनः सही की अवधारणा समाप्त होने लगती है, क्योंकि हमें जो सही प्रतीत होगा उसे ही हम सही कहेंगे। इस प्रकार उत्तरवर्ती विटगेन्स्टीन का कहना है कि किसी भी प्रकार से यह स्थापित नहीं हो पाता है कि कोई वैयक्तिक भाषा है जिसमें भाषीय ढंगों का निर्वाह हो रहा है। यहाँ हम यह भी तय नहीं कर पाते हैं कि इस भाषा के शब्दों का व्यवहारिक संगत रूप से हो सकता है। यहाँ विटगेन्स्टीन अंततः कहते हैं कि वास्तव में वैयक्तिक भाषा की कोई समस्या ही नहीं। कुछ भाषीय ढंगों के गलत प्रयोग के कारण ही वैयक्तिक भाषा का एक चित्र उभर आता है, तथा उस चित्र के बंदी होने के कारण उस भाषा में उन सभी बातों को देखने लगते हैं जो साधारण भाषा में होती हैं। इस प्रकार उत्तरवर्ती विटगेन्स्टीन द्वारा वैयक्तिक भाषा पर खेला गया भाषाई खेल इस चित्र के भ्रांति रूप को स्पष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप यह समस्या ही समाप्त हो जाती है। विटगेन्स्टीन के शब्दों में, द पैराडॉक्स डिसअपियर्स ओनली इफ वी मेक ए रेडिकल ब्रेक with the idea that language always functions in one way, always serves the same purpose, to convey thoughts which may be about houses, pains, goods and evil, or anything else you please. Thank you.